हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं आज विनिष्ट अंतुष अधिनियम 1963। ये एक्ट नंबर है 47 नंबर का। ये एक्ट है, जब 1963 में एक्ट बनी थी तब ये 47 नंबर का एक्ट था। और ये एक्ट बन के तैयार हुआ था 13 दिसंबर 1963 को। और 1 मार्च 1964 को ये प्रवर्तन में आया था। तो हम देखते हैं इसमें, इसका नाम है विनिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 और एक्ट नंबर है हमारा 47 और पारित हुआ था ये 13 दिसंबर 1963 को। इसमें कुल सेक्शन है 44 और इसका उद्देश्य कतिपय प्रकारों के विनिष्ट अनुतोष से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। मतलब जो विनिष्ट अनुतोष से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधन करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसकी प्रकृति है सब्सटेंसिव लॉ है, सारभूत विधि है। ये अधिनियम सिविल मामलों के संबंध में ही प्रभावी होगा और ये माइनर लॉ है। ये हमारी छोटी मोटी जानकारी है। अब हम देखते हैं इसमें जो अध्याय हैं वो 8 हैं और भाग हैं वो 3 हैं। तो पहला भाग देखते हैं हम। इसमें पहला सेक्शन आता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसका नाम है विनिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। विस्तार है संपूर्ण भारत पर। और इसका प्रवर्तन कब हुआ था? तो इसका प्रवर्तन हुआ है हमारा 1 मार्च 1964। और इसका बता रहा है कब से होगा? जब से केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत कर दे कि इस दिन से ये लागू होना चाहिए, वो उस दिन से लागू हो जाएगा। अब हम देखते हैं डेफिनेशन सेक्शन 2। तो ये कहता है, इसमें कुछ डेफिनेशन दे रखी है तो हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। तो पहला बता रहा है ये बाध्यता क्या है। तो ये कह रहा है बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है। बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है, मतलब हम अपने कर्तव्य के लिए बाध्य हैं, वो उसके बारे में कह रहा है कि बाध्यता के अंतर्गत क्या है, हर एक कर्तव्य है। अब आ जाते हैं हम बी में, व्यवस्थापन के अंतर्गत क्या आएगा 2B में। तो कह रहा है व्यवस्थापना से भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 द्वारा यथा परिभाषित बिल अथवा कोड पत्र से भिन्न ऐसी लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति में के क्रमवर्ती हितों के गणतव्य अथवा न्यायगमन को बयानित किया जाता है या उसका बयानित किया जाना कारित होता है। तो उसे हम कहते हैं व्यवस्थापना, मतलब किसी चीज़ की व्यवस्थापन। ठीक है, व्यवस्थापन के अंतर्गत क्या आएगा? ठीक है, यथा परिभाषित बिल अथवा ऐसी लिखित अभिप्रेत है। व्यवस्थापन के अंतर्गत ऐसी लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति में के क्रमबद्ध हितों के गणतव्य अथवा न्यायगमन को बयानित किया जा सकता है। तो उसे कहते हैं व्यवस्थापन। किसी चीज़ की व्यवस्था करना उसे कहते हैं व्यवस्थापन, किसी चीज़ का न्यायगमन करना। अब 2C में पूछ रहा है न्यास क्या है। तो ये कहता है न्यास का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 3 में बताया गया है। तो इसने कहाँ बता दिया कि जो न्यास अधिनियम है उसमें जो सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन दे रखी है वही है न्यास की, ट्रस्ट की। अब ट्रस्टी के बारे में पूछ रहा है, ट्रस्टी क्या है। तो ये कह रहा है ट्रस्टी के अंतर्गत हर ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यासतः धारण किए हुए है। मतलब जो ट्रस्ट को के अंतर्गत वो व्यक्ति आएगा जो ट्रस्ट बनाया गया है, तो उसका जो संचालन वगैरह है जिसके कब्जे में आता है उसे हम कहते हैं न्यासी। और जिसके न्यासी के अंतर्गत हर ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यास के धारण किए हुए है, मतलब उसको अपने वो उसके व्याप पे वो चीज़ें देख रेख वगैरह उसके लिए उसने धारण कर रखी है, उसे हम कहेंगे न्यासी। अब देखते हैं हम आगे आ जाता है, ये बता रहा है सेविंग्स के बारे में। तो व्यावर्तियों में कहता है अतैधमिक अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को विनिष्ट पालन से भिन्न अनुतोष के किसी ऐसे अधिकार से जो वह किसी संविदा के अधीन रखता हो वंचित करती है अथवा दस्तावेज में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1908 के प्रवर्तन पर प्रभाव डालती है। तो ये कह रहा है सेविंग्स में क्या है। तो ये कह रहा है, पहला कह रहा है संविदा के अधीन कोई अनुतोष हो तो उसे यह एक्ट प्रभावी नहीं बनाता है। और दूसरा कह रहा है जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 को यह एक्ट प्रभावी नहीं करता। तो जो सेविंग्स में जो रजिस्ट्रेशन एक्ट उसका लागू नहीं होगा। दूसरा कह रहा है संविदा के अधीन कोई अनुतोष हो तो उसे यह एक्ट प्रभावित नहीं करता। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 कह रहा है विनिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही अनुदित किया जाना दंड विधियों के प्रवर्तन के लिए नहीं है। तो ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि ये किस के लिए है। तो ये बता रहा है विनिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है, दंड विधियों पर ये लागू नहीं होगा, केवल सिविल लॉ पर लागू होगा। तो आगे कह रहा है विनिष्ट अनुतोष अधिनियम सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए ही अनुदित किया जा सकता है, न कि किसी दंड विधि के प्रवर्तन के प्रयोजन मात्र के लिए। तो ये कह रहा है जो व्यक्तिगत लॉ है ये लॉ है तो व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के लिए प्रदान किया गया। जो व्यक्तिगत लॉ है सिविल अधिकार है उनके लिए ये बनाया गया है, दंड विधि पर ये लागू नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम पार्ट 2 में। पार्ट 2 कहता है विनिष्ट अनुतोष। अध्याय 1 संपत्ति के कब्जे का प्रधुरीकरण।
सेक्शन 5 कहता है विनिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रदूतीकरण। विनिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रदूतीकरण, तो ये कह रहा है जो व्यक्ति किसी विनिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका उद्भुत कर सकता है। तो ये कह रहा है सेक्शन 5 कि कब्जे का जो हकदार व्यक्ति है, जिसका टाइटल वाला व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है, सीपीसी में जाके केस कर सकता है। तो ये कह रहा है हमारा सेक्शन 5। और जो सीपीसी है तो उसमें जो उसका राइट है, कब्जे का हकदार या टाइटल वाला व्यक्ति है, उसको सीपीसी में जाना चाहिए। और सीपीसी में इसके लिए लिमिटेशन एक्ट दे रखा है, लिमिट दे रखी 12 साल। वो 12 साल तक अपने केस कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। आगे कह रहा है सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा बाद। जो स्थावर संपत्ति है उससे कोई बेकब्जा कर दिया गया है, तब उसके लिए केस कैसे डालेंगे उसके बारे में बता रहा है। तो सेक्शन 6 कह रहा है पहला क्लॉज, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के समय के अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह उसका ऐसा तो वह कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है अथवा उससे व्युत्पन्न अधिकार वाला दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे बाद में खड़ा किया जा सके उसका कब्जा बाद द्वारा प्रदूतीकरण कर सकेगा। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज कह रहा है कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति के बारे में हम केस कैसे करेंगे, ये इसकी हेडिंग है। फिर पहला क्लॉज कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति से विधि के समय के अनुक्रम के बिना बेकब्जा कर दिया गया है अगर, तो ऐसा व्यक्ति अपने कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए केस कर सकता है। पहले 6 में पहला क्लॉज बता दिया कि वो क्या कर सकता है, विधि के समय के अनुक्रम के बिना, उसका समय के अनुक्रम के बिना भी क्या कर सकता है, कब्जे के लिए वो मालिक नहीं है पर वो कब्जा करने के लिए वो क्या कर सकता है, कब्जे से उसे निकाल दिया गया है, विधि के समय के अनुक्रम के बिना बेकब्जा कर दिया गया है ऐसा व्यक्ति, तो क्या कर सकता है, ऐसा व्यक्ति अपने कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए बाद ला सकेगा। पहला। दूसरा क्लॉज कह रहा है ये धारा के अधीन कोई भी वाद, तो ये कह रहा है वाद नहीं लाया जाएगा। कब नहीं लाया जा सकता, तो कह रहा है बेकब्जा किए इस धारा के अधीन कोई भी वाद, ठीक है, बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के अवसान के पश्चात अथवा सरकार के विरुद्ध। तो कब नहीं ला सकता कि व्यक्ति बेकब्जा करने की बेकब्जा कर दिया गया है उसके दिनांक से 6 माह के पश्चात ऐसा वाद नहीं ला सकता। व्यक्ति सरकार द्वारा बेदखल किया गया हो तब भी नहीं केस ला सकता। अगर 6 महीने में आपने केस नहीं किया तो 6 महीने के बाद नहीं आप ला सकते, और सरकार के खिलाफ नहीं ला सकते। ये क्लॉज 2 कह रहा है। अब 3 कह रहा है इस धारा के अधीन संचित किसी भी विवाद में पारित किसी भी आदेश या डिग्री से ना तो कोई अपील होगी और ना ऐसे किसी आदेश या डिग्री का कोई पुनर्विलोकन ही अनुज्ञात है। तो ये कह रहा है क्लॉज 3 कि इस धारा के अधीन पारित डिग्री आदेश की ना तो कोई अपील होगी ना कोई रिव्यू होगा। जो इस धारा के अधीन पारित कोई भी डिग्री या आदेश है उसकी ना तो कोई अपील हो सकती है ना रिव्यू हो सकता है। ये काफ़ी पुनर्विलोकन हो सकता है, ये काफ़ी बार पूछता है। परंतु रिवीजन कर सकते, पुनरीक्षण है उससे हो सकता है, पुनरीक्षण कर सकते हैं पर आप क्या नहीं कर सकते, पुनर्विलोकन नहीं कर सकते और अपील नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हम 4 क्लॉज पर। 4 क्लॉज कह रहा है इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए लाने से और उसके कब्जे के प्रदूतीकरण करने से वर्जित नहीं करेगी। तो ये कह रहा है सेक्शन 4 धारा, ये क्लॉज 4 कह रहा है कि इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए बात लाने से और उसके कब्जे का प्रदूतीकरण करने से वर्जित नहीं करेगी। ठीक है, धारा 5 में बाद का अधिकार बना रहेगा। ठीक है, 1 मिनट। तो ये कह रहा है कि इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए बात लाने से और उसके कब्जे का प्रदूतीकरण करने से वर्जित नहीं करती है। ठीक है, वो अपना मतलब यहाँ तो वो अपना हक मांग ही रहा है, पर सेक्शन 5 में भी वो जिसका जो मालिक है वो अपना सीबीसी में केस ला सकता है। भले ही जिसके कब्जे में थी वो अपना यहाँ हक मांग रहा है, पर जो मालिक है वो सेक्शन 5 में अपना केस कर सकता है। तो ये कह रहा है परंतु जो धारा 5 में बाद का अधिकार इसमें बना रहता है। तो ये कह रहा है क्लॉज 4 हमारा। अब देखते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 देखते हैं विनिष्ट जंगम संपत्ति का प्रदूतीकरण। तो ये पहला कह रहा है, इसमें पहला क्लॉज है जो व्यक्ति किसी विनिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार हो वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रदूतीकरण कर सकेगा। तो ये सेक्शन 7 कह रहा है कि विनिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति जो कोई है वो सीपीसी के अनुसार कब्जा प्राप्ति का बाद ला सकेगा। जो जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति है वो सीपीसी के अंदर केस ला सकेगा। यहाँ जंगम संपत्ति के बारे में कह रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे कह रहा है सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है जिस व्यक्ति का कब्जा है किन्तु स्वामी के नाते नहीं है उसका उन व्यक्तियों को जो अवैध कब्जे के हकदार हैं परिदत्त करने का दायित्व। तो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिस व्यक्ति का कब्जा है, उसका कब्जा तो है किंतु वो स्वामी नहीं है, उस चीज़ का कब्जा है उसके पास पर उसका स्वामी नहीं है। ठीक है,
तब की बात करा, तब कह रहा उसका उन व्यक्तियों को जो अविवाहित कब्जे के हकदार है परिदत्त करने का दायित्व क्या है। तो कह रहा जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं है, उसका उन व्यक्तियों को जो अविवाहित कब्जे के हकदार हैं परिदत्त करने का दायित्व होगा उसका। ठीक है, उसे देने का, उसका देने के लिए वो दायित्व दिन होगा। तो इसमें पहला कहता है, इसमें आगे कह रहा है कोई भी व्यक्ति जिसका जंगम संपत्ति की किसी भी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा अथवा नियंत्रण है, जिसका वह स्वामी नहीं है, वह उसके अवैध कब्जे के हकदार व्यक्ति को निम्नलिखित दशाओं में से किसी भी उसका विनिष्ट प्रदान करने के लिए विवश किया जा सकेगा। तो इसमें पॉइंट बता दिए कि कब कब वो देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो ये कह रहा है दावाकृत जंगम संपत्ति का कब्जा जिस व्यक्ति के पास है उसे उस संपत्ति का तत्काल हकदार व्यक्ति को आंतरिक करने का आदेश दिया जा सकता है। ये कह रहा है कि जो उसके पास कब्जा है पर वो मालिक नहीं है, पर वो जो मालिक है उसका, जो उस हकदार व्यक्ति है उसे क्या करेगा, वो तत्काल कब्जा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। पर कब किया जा सकता है, तो ये बता रहे हैं पॉइंट आगे। पहला कह रहा है जबकि दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता अथवा न्यासी के रूप में धारित हो। तो कब कर सकता है, प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में वह वस्तु धारण कर रहा हो तब उसे कब्जा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है जबकि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में पर वादी को यथायोग्य अनुतोष न पहुंचा हो। तो कह रहा है वादी के पक्ष में वस्तु का धन संबंधी अनुतोष पर्याप्त न हुआ हो, उसे पूरा अनुतोष न दिया गया हो तब भी वो ले सकता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है जबकि उसी हानि से कारित वास्तविक नुकसानी का अविनिश्चय करना अत्यंत कठिन हो। कह रहा वास्तविक जो नुकसानी की कीमत लगाना अत्यंत कठिन हो रहा हो तब उसे क्या किया जा सकता है, उसे बाध्य किया जा सकता है। और आगे का पॉइंट कह रहा है कब किया जा सकता है, तो ये कह रहा है जबकि दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी के पास से सदोषतः आंतरिक कराया गया हो, सदोषतः आंतरिक कराया गया हो तभी उसे क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो हमारा सेक्शन ये कह रहा है जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं है, उनका उन व्यक्ति को जो अवैध कब्जे के हकदार हैं तो उन्हें क्या करना करेगा, उसे परिदत्त करने का दायित्व है, उसे जो बस चीज़ है उसे परिदत्त करेगा, ये कह रहा है। अब आगे बता दी किन किन कंडीशन में करेगा, तो बता रहा है प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में वह वस्तु धारण की है उसने तो तब करा सकते हैं। वादी के पक्ष में वस्तु या धन संबंधी अनुतोष पर्याप्त ना हो तब, वास्तविक नुकसानी की कीमत लगाना अत्यंत कठिन हो तब करा सकते हैं। अब आगे, अब इसमें एक स्पष्टीकरण दे रखा है, वो स्पष्टीकरण क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब तक और जहाँ तक कि तत्परकुल साबित न किया जाए ये धारा के खंड बी या खंड सी के अधीन दावाकृत जंगम संपत्ति की किसी वस्तु के बारे में न्यायालय यथास्थिति यह उदाहरित करेगा कि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर वादी के यथायोग्य अनुतोष न पहुंचाएगा, उसकी हानि द्वारा कारित वास्तविक नुकसान का अविनिश्चय करना अत्यंत कठिन होगा। तो ये कह रहा है प्रतिवादी की दावाकृत वस्तु का कब्जा दोषपूर्ण तरीके से लिया गया है तब भी हम वापस करा सकते हैं। अब इसमें स्पष्टीकरण में कह दिया है कि न्यायालय उसकी विधारणा कब करेगा, तो कह रहा दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर वादी को यथायोग्य अनुतोष न पहुंचा रहा हो तो आप क्या कर सकते, तो वो धारणा कर सकेगा। उसकी हानि द्वारा कारित वास्तविक नुकसानी का निश्चय करना अत्यंत कठिन हो जाए तब वो क्या कर सकेगा, तब वो उपधारणा कर सकेगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, न्यायालय उपधारित करेगा, उपधारणा कर रहा है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर सेकंड हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।